नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सत्र 2021 और 22 के लिए बीए पार्ट सेकंड संस्कृत को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बीए पार्ट सेकंड संस्कृत का जो हमारा सिलेबस है उसको हम जानेंगे कि उसमें हमारे कौन कौन सी पुस्तकें लागू की गई है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। बीए पार्ट सेकंड संस्कृत के लिए तो देखिए, हम जानते हैं कि बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत को लेकर के 2 पेपर होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फर्स्ट पेपर की। तो देखिए, फर्स्ट पेपर जो है उसका नाम है नाटक, छंद, संस्कृत साहित्य का इतिहास एवं व्याकरण। तो हमारा फर्स्ट पेपर है बीए पार्ट सेकंड संस्कृत के अंतर्गत, उसका नाम है नाटक, छंद, संस्कृत साहित्य का इतिहास एवं व्याकरण। तो देखिए, हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पुस्तकें हमारी शामिल की गई है। सबसे पहले दिया हुआ है नाटक। तो नाटक से तात्पर्य हमारा क्या है, वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम हमारे नाटक के रूप में दिया गया है, जिसके अंतर्गत कुल कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। और इस अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक है उसकी रचना किसने की थी? कालिदास ने। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक की रचना की, जिसके अंतर्गत दुष्यंत और शकुंतला के मिलन, विरह अवस्था और पुनः मिलन की कहानी का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। तो उसके ऊपर चर्चा हम विस्तार पूर्वक बाद में करेंगे। फिर बात आती है छंद की, और छंद के लिए कहा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रयोग में लाए गए सभी छंद। तो सामान्य रूप से वो विशेष हमारे छंद हैं, उन सभी छंदों का अध्ययन हम इस छंद नामक टॉपिक के अंतर्गत करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे वर्णिक और मात्रिक दोनों ही छंद हैं। मात्रिक के रूप में केवल मात्र आर्या छंद जो है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। फिर बात आती है संस्कृत साहित्य का इतिहास। ये एक पुस्तक है संस्कृत साहित्य का इतिहास, कि संस्कृत का जो इतिहास है साहित्य को लेकर के वो किस प्रकार का है, जिसके अंतर्गत वीर काव्य, ऐतिहासिक काव्य, गद्य काव्य, गीति काव्य, नाटक रचना और कथा रचना। तो ये मुख्य बिंदु रहेंगे संस्कृत साहित्य का इतिहास नामक जो हमारी पुस्तक है उसके अंतर्गत, जिनमें हम वीर काव्यों की बात करेंगे, ऐतिहासिक काव्य कौन कौन से हुए उनके ऊपर चर्चा करेंगे, गद्य काव्य कौन से हैं, गीति काव्य, नाटक रचना और कथा रचना, अर्थात ये रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनमें कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। फिर बात आती है व्याकरण की, और व्याकरण को लेकर के कहा गया है प्रत्यय, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयोग में आए हुए जो हमारे प्रत्यय हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। प्रत्यय जो होते हैं जिनका अध्ययन हम कृदंत, तद्धित और स्त्री तीनों ही प्रकार के प्रत्ययों की चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। कृदंत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, तद्धित प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, स्त्री प्रत्यय कौन से होते हैं। जो धातु के साथ जुड़ता है वो कृदंत प्रत्यय होता है, जो शब्दों के साथ जुड़ता है वो तद्धित प्रत्यय होता है, और जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के काम में आते हैं वो सारे के सारे कौन से प्रत्यय होते हैं, स्त्री प्रत्यय होते हैं। तो इन सभी को लेकर के हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट पेपर, नाटक, छंद, संस्कृत साहित्य का इतिहास एवं व्याकरण। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पेपर की। संस्कृत के अंतर्गत जो हमारा दूसरा पेपर है उसका नाम है वैदिक साहित्य, गद्य साहित्य एवं
व्याकरण। दूसरा जो पेपर है उसका नाम है वैदिक साहित्य, गद्य साहित्य एवं व्याकरण। तो देखिए इसमें कौन कौन सी पुस्तकें शामिल की गई हैं। वैदिक साहित्य जो है इसके अंतर्गत सबसे पहले हमारे ऋग सूक्त को शामिल किया गया है। इसमें सूक्त ऋग्वेदिक जो हमारे सूक्त हैं उनको शामिल किया गया है, जैसे अग्नि सूक्त है, विष्णु सूक्त है, इंद्र सूक्त है, सूर्य सूक्त है, विश्वदेवा सूक्त है। इस प्रकार से इन विशेष सूक्तों का यहाँ वर्णन किया गया है। सूक्त का तात्पर्य होता है प्रार्थनाएं, अर्थात जिस देवता को लेकर के उनकी स्तुति की गई है, उनकी प्रार्थनाएं की गई है, उनका वर्णन हम यहाँ पर करते हैं। तो ऋग सूक्त, कुसुमांजलि ये हमारी पहली पुस्तक है वैदिक साहित्य के अंतर्गत। दूसरी आती है उपनिषद, और उपनिषद के रूप में शामिल किया गया है ईशा वास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद जो कि क्या है, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, जिनके अंतर्गत संभूति, असंभूति, आत्मा के विषय में विशेष रूप से चर्चा की गई है। और इस ईशावास्योपनिषद के अंतर्गत मात्र 18 मंत्र हैं। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमारी पहली पुस्तक शामिल होती है ऋग सूक्त कुसुमांजलि, और दूसरी पुस्तक होती है उपनिषद अर्थात ईशावास्योपनिषद। अब बात करते हैं हम गद्य साहित्य को लेकर के। गद्य साहित्य को लेकर के हमारी पुस्तक आती है, वो है सुकनासोपदेश। गद्य साहित्य के अंतर्गत सुकनासोपदेश शामिल किया गया है, जो कि क्या है, कादंबरी से लिया गया है, उसका एक भाग है। तो सुकनासोपदेश, सुकनास अर्थात एक तोता होता है जिसका नाम सुकनास है, और वह क्या करता है, उपदेश देता है। चंद्रपीड़ का पुत्र तारापीड़ होता है, तो उसको तारापीड़ का पुत्र चंद्रपीड़ होता है, तो उसको जब वह राजकुमार बनाया जाता है तो उस समय सुकनास अर्थात जो कि महामंत्री होता है, इसके द्वारा उसे उपदेश दिया जाता है कि किस प्रकार की परिस्थितियां जो हैं वो राजकुमार बनने के पश्चात आपके समक्ष आ सकती हैं। उन समस्त बातों को वह अपने उपदेश के रूप में उन्हें सुनाता है। तो इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। फिर बात आती है व्याकरण की, और व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहले शामिल किया गया है वाच्य को। वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, और एक होता है भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य हैं। तो हमारे जो पेपर में होता है वो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना, कर्म को कर्तृ में बदलना, कर्तृ को भाव में बदलना, भाव को कर्तृ में, इस तरह से हम एक दूसरे में परिवर्तन करने से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो कर्तृवाच्य नाम से स्पष्ट होता है कि जहाँ क्रिया जो कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो चले तो वो कर्तृवाच्य, जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार चलती है वह कर्मवाच्य, और जहाँ पर कर्म नहीं होता है वहाँ भाववाच्य होता है। तो इनका अध्ययन भी हम विस्तृत रूप से करेंगे जब हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। दूसरा व्याकरण के अंतर्गत दिया गया है कारक, और साथ में दिया हुआ है समास। तो कारक और समास का जो अध्ययन है इस व्याकरण नामक जो टॉपिक है हमारा, इसके अंतर्गत हम करेंगे। कारक जो होते हैं वो 6 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध को कारक नहीं माना जाता क्योंकि उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। फिर बात करते हैं समास की। समास जो होते हैं वो हमारे 5 होते हैं मुख्यतः, तो उन 5 समास का हम अध्ययन इस समास के टॉपिक में करते हैं। तो ये है हमारा दूसरा जो पेपर है वैदिक साहित्य, गद्य साहित्य और व्याकरण, जिसके अंतर्गत ऋग सूक्त, ईशावास्योपनिषद, सुकनासोपदेश, वाच्य, कारक और समास, इन समस्त बिंदुओं को शामिल किया गया है। तो अब हम जो हमारा छंद का जो टॉपिक है उसको हम यहाँ पर आज प्रारंभ करेंगे, जो हमारा BA पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर से है। तो मुख्य जो हमारे छंद हैं उनका अध्ययन हम यहाँ पर
करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि छंद जो होते हैं वो किस प्रकार से निकाले जाते हैं, पता कैसे करें कि इस पद्य के अंतर्गत कौन सा छंद है, उनके कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों को भी हम जानेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं आज छंद के विषय को लेकर। छंद, देखिए ये जो शब्द है छंद, ये कैसे बना है? तो देखिए संस्कृत की एक धातु होती है चंद, चंद धातु होती है, उससे क्या होता है, छंद शब्द का निर्माण होता है। और ये जो छंद है उसका लक्षण क्या किया गया है? छंद जो है उसका लक्षण किया गया है छंदांसी छादनात्, या हम कहें छंद है छादनात्, दोनों ही सही है। छंदांसी छादनात् या छंद है छादनात्। तो इसका अर्थ होता है कि जो रस एवं भावों को आच्छादित करे एवं आह्लाद उत्पन्न करे, खुशी उत्पन्न करे, तो वो क्या कहलाते हैं? वो छंद कहलाते हैं। रस एवं भावों को आच्छादित करे, ढके और आह्लाद उत्पन्न करे, तो वो क्या कहलाते हैं? वो छंद कहलाते हैं। तो छंद का लक्षण किया गया है छंदांसी छादनात्। उसके पश्चात छंद को वेद पुरुष का पाद अर्थात चरण अर्थात पैर कहे गए हैं। वेद पुरुष के क्या कहे गए हैं? चरण कहे गए हैं। तो उसका लक्षण किया गया है छंद है पादौ तु वेदस्य, छंद है पादौ तु वेदस्य। छंद जो है वो वेद पुरुष के चरण कहे गए हैं। तो इसलिए छंद जो होते हैं वो वैदिक काल से ही चले आ रहे हैं। वेदों के समय में ही छंदों का प्रयोग किया जाता रहा है। इसलिए छंद का जो हमारा टॉपिक है ये अत्यधिक प्राचीन भी हो जाता है और हमारे लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक काल में जो छंद हैं वो कौन कौन से थे जो महत्वपूर्ण थे, जिनका अधिकतर प्रयोग किया जाता था। तो वैदिक काल में 7 छंद ऐसे थे जिनका अत्यधिक रूप से प्रयोग किया जाता था। और वह 7 छंद कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये 7 छंद ऐसे थे जो वैदिक काल में अत्यधिक रूप से काम में लिए जाते थे। तो देखिए अब हम बात करें, क्योंकि हमें पता है कि छंद जो होते हैं वो या तो वर्णिक होंगे या मात्रिक होते हैं। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे अभी। तो पहले हम जान लेते हैं कि गायत्री जो छंद होता है, हमारा जो गायत्री मंत्र है, उसमें कितने वर्ण हैं, क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं? वर्णिक छंद है ये। तो गायत्री छंद में अर्थात गायत्री मंत्र में कितने वर्ण होते हैं, यदि हमें उसका पता है तो आगे के जो हमारे ये जो छंद हैं इनमें भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कितने कितने वर्ण इसमें होते हैं। तो देखिए गायत्री में कितने वर्ण होते हैं? 24 वर्ण होते हैं। 24 वर्णों का गायत्री मंत्र होता है। अब बात करें कि औष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, इनमें कितने कितने वर्ण होते हैं? तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये जो 24 अक्षर हैं उनमें हमें केवल आगे 4 4 4 4 4 4 जोड़ते चलना है, तो हमारे जो सारे वर्ण हैं इन छंदों के वो सामने आ जाएंगे। तो 24 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा? 28। इसका मतलब क्या हुआ? औष्णिक जो छंद होता है उसमें 28 वर्ण होते हैं। 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32, 32 में 4 जोड़े तो 36, 36 में 4 जोड़े 40, 40 में 4 जोड़े 44 और 44 में 4 जोड़े 48। तो इस प्रकार से गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, इन छंदों में कितने कितने वर्ण होते हैं उसके बारे में हमने अब जान लिया है कि गायत्री का यदि हमें पता हो कि कितने वर्ण होते हैं तो बाकी हम आसानी, यदि इसी क्रम में लिखा जाए तो ही हमें क्या करना है? 4 4 4 4 जोड़ते चलना है और हमारे वर्ण हमारे सामने आ जाएंगे। तो ये तो स्थिति होती है वैदिक काल की। अब हम बात करें लौकिक काल की। लौकिक काल का मतलब हो गया है वर्तमान समय में हम जिन छंदों का प्रयोग करते हैं वो सारे कैसे हैं? लौकिक हैं।
और लौकिक छंदों को लेकर के एक आचार्य हुए हैं, वो कौन है? आचार्य पिंगल। कौन हुए हैं? आचार्य पिंगल हुए हैं। इनकी जो छंद से संबंधित जो रचना है वह होती है छंद है सूत्र। आचार्य पिंगल की रचना कौन सी है छंद को लेकर के? छंद है सूत्रम, या छंद सूत्रम रचना किसकी है? तो आचार्य पिंगल की है। तो इस रचना के अंतर्गत आचार्य पिंगल ने छंद को लेकर के विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कालिदास ने भी छंद से संबंधित एक पुस्तक का निर्माण किया, जो कौन सी है? श्रुतबोध। कौन सी है? श्रुतबोध है। और छंदों के अंतर्गत हम जिन गणों की बात करेंगे, वो गणों का जो निर्धारण किया गया है वो इसी श्रुतबोध के आधार पर किया गया है। तो आचार्य पिंगल जो है वो उनकी रचना है छंद सूत्रम, जिनके अंतर्गत छंद से संबंधित उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। लौकिक छंद जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है वृत्त, एक होता है जाति। वृत्त छंद जो होता है उसको हम कहते हैं वर्णिक छंद, और जाति जो छंद होता है उसको हम बोलते हैं मात्रिक छंद। नाम से स्पष्ट है कि जहाँ वर्णों के द्वारा हम छंद का ज्ञान प्राप्त करेंगे वो सारे वृत्त या वर्णिक छंद कहे जाते हैं, और जहाँ पर हम मात्राओं के आधार पर छंद का पता करें वो जाति या फिर मात्रिक छंद कहे जाते हैं। वर्णिक जो छंद होते हैं वो पुनः 3 भागों में विभाजित होते हैं, और वो 3 कौन कौन से हैं? समृद्ध, अर्ध समृद्ध और विसमृद्ध। समृद्ध, अर्ध समृद्ध और विसमृद्ध। नाम से स्पष्ट है। अब देखिए, लौकिक छंद जो होता है वह 4 चरणों का होता है। लौकिक छंद कैसा होगा? 4 चरणों का होगा। वैदिक जो छंद है वो अनेक चरणों का हो सकता था। 1 चरण का भी हो सकता था, 2 चरण का भी हो सकता था, 3 चरण का हो सकता था, 5 चरण का भी हो सकता है, 7 चरण का भी हो सकता था। लेकिन लौकिक जो छंद होते हैं वो हमारे किस रूप में होते हैं? 4 चरणों में होते हैं, अर्थात 4 पंक्तियों के रूप में उसको लिखा गया होता है। तो देखिए, समृद्ध छंद का तात्पर्य क्या है कि जहाँ पर चारों चरणों में वर्णों की संख्या क्या हो? सम, अर्थात समान हो, तो वो क्या कहलाया जाता है? समृद्ध छंद कहलाता है। फिर बात करते हैं अर्ध समृद्ध। अर्ध का मतलब आधा। आधे का तात्पर्य है कि पहला और तीसरा चरण, दूसरा और चौथा चरण, इन चरणों में यदि वर्णों की संख्या समान हो, अर्थात पहले चरण में और तीसरे चरण में वर्ण समान हो और दूसरे चरण और चौथे चरण में वर्णों की संख्या समान हो, तो वह छंद कैसा होगा? अर्ध समृद्ध छंद होता है। फिर बात करें विषमवृत्त की। विषम का तात्पर्य होता है अलग अलग, अर्थात चारों चरणों में जहाँ वर्णों की संख्या क्या हो? अलग अलग होती है, तो वो विषमवृत्त छंद कहलाता है। तो इस प्रकार से छंद जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वृत्त और जाति। वृत्त छंदों को हम वर्णिक छंद कहते हैं, जाति को हम मात्रिक छंद कहते हैं। वृत्त अर्थात वर्णिक छंद पुनः 3 प्रकार के होते हैं, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषमवृत्त रूप में होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो छंद जो होते हैं इनकी पहचान जो होती है वो किस रूप में होती है, कैसे पता कर सकते हैं? तो गणों के माध्यम से ही हम छंद का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उसके बारे में हम जान सकते हैं कि किस पद्य में कौन सा छंद है। लेकिन गणों को बनाने से पहले हमें मात्राओं का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि गण जो होंगे वो उन्हीं मात्राओं से बनेंगे, और मात्राएं किस प्रकार से लगाई जाती है, किस वर्ण के ऊपर लघु मात्रा, किसके ऊपर गुरु मात्रा आती है, उसके भी कुछ नियम होते हैं। पहले हम उन नियमों को जानेंगे। तो देखिए, बात करें, वर्ण जो होता है एक तो ह्रस्व होता है और एक क्या होता है? दीर्घ होता है। ठीक है ना? ह्रस्व किस प्रकार से होते हैं? जैसे ए, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री और दृ, ये ह्रस्व वर्ण है। दीर्घ वर्णों की बात करें तो आ, ई, उ, री, दृ दीर्घ होता नहीं। उसके पश्चात ए, ओ, आई और औ, ये वर्ण हम क्या मानते हैं?
दीर्घ मानते हैं। तो देखिए संकेत रूप में हम मात्राओं को किस प्रकार दर्शाते हैं, अगर ह्रस्व वर्ण होता है या लघु मात्रा होती है तो उसके ऊपर हम इस तरह से खड़ी रेखा दिखाते हैं, अर्थात हम इसको आई मान लेते हैं, आई के रूप में दिखाते हैं। और जो दीर्घ वर्ण होता है उसके ऊपर जो गुरु की मात्रा लगती है उसको हम एस के रूप में दिखाते हैं। इस प्रकार से हम पता करते हैं कि आई यदि किसी वर्ण के ऊपर लगा है तो वो कैसा होता है, लघु वर्ण होता है और लघु मात्रा है उसकी, और अगर एस लिखा है तो वहाँ गुरु की मात्रा होती है। तो इसका मतलब ये ह्रस्व वर्ण है, तो ह्रस्व वर्ण होने की वजह से इनके ऊपर किस तरह का मात्रा दिखाएंगे, हम आई के रूप में दिखाएंगे, और ये सारे किस प्रकार के हो जाएंगे, दीर्घ होने के कारण ये गुरु के रूप में होते हैं। ये तो एक साधारण सी बात है, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी बनती है छंदों के अंतर्गत, चरणों के अंतर्गत, पद्य के अंतर्गत, कि जो वर्ण है कुछ होता तो वास्तव में कैसा, वह ह्रस्व होता है, लेकिन हमें उसके ऊपर मात्रा कैसी लगानी पड़ती है, गुरु की लगानी पड़ती है। तो वो ऐसा क्यों होता है, तो उसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में ह्रस्व को हम गुरु मानते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो नियम आता है वो आता है संयुक्ताक्षर वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण दीर्घ होता है। देखिए पहला नियम क्या कहता है कि संयुक्ताक्षर वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण कैसा होगा, दीर्घ होगा। संयुक्ताक्षर अर्थात जहाँ पर दो अक्षर मिलकर के बना होगा, जैसे हम कर सकते हैं क्ष त्र ज्ञ, तो संयुक्त अक्षर का यदि हमें ज्ञान है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। प्र ग्र, इस प्रकार की स्थिति जो होती है। तो संयुक्ताक्षर वर्ण से पूर्ववर्ती, संयुक्त अक्षर खुद नहीं होगा, उससे पहले वाला जो वर्ण होगा वो कैसा माना जाएगा, दीर्घ माना जाएगा। अर्थात हम उसके ऊपर कैसी मात्रा लगाएंगे, गुरु की मात्रा लगाएंगे, भले वो वर्ण कैसा हो, लघु ही क्यों ना हो। क्योंकि देखिए क्षय जो होता है वो कै और शय से मिलकर के बनता है, मूर्धन्य शय से। त्रय जो होता है तय एवं रै से मिलकर के बनता है। ज्ञ जो होता है जय एवं य से मिलकर के बनता है, और ध जो होता है दय एवं य से मिलकर के बनता है। प्रग्रह ये भी संयुक्त अक्षर के रूप में होते हैं, पै और रै से मिलकर के बना, और ग एवं रै से मिलकर के बनता है, तो ये भी संयुक्त अक्षर में ही शामिल होते हैं। या हम ये कहें कि यदि किसी शब्द के मध्य में या कहीं भी हमें आधा अक्षर दिखाई दे, आधा अक्षर यदि दिखाई दे तो उस आधे अक्षर से पहले वाला जो वर्ण होगा वो हमेशा गुरु लिखा जाएगा, इस आधे अक्षर की वजह से। क्योंकि ये जो संयुक्त अक्षर है इसमें पहला अक्षर कैसा होता है, आधा ही होता है। तो इसीलिए अगर कुछ वर्ण जो होते हैं अलग से लिखे जाते हैं आधे के रूप में, तो यदि ये आधा अक्षर भी यदि हमें दिखाई देता है तो उस आधे अक्षर की वजह से पहले वाले वर्ण को हम गुरु कर देंगे। इस आधे अक्षर का काम इतना ही होता है कि यह अपने से पूर्ववर्ती वर्ण को गुरु कर दे, दीर्घ कर दे। तो ये है संयुक्त अक्षर। तो पहला नियम आता है संयुक्त अक्षर वर्ण से पूर्ववर्ती जो वर्ण होगा वो हमारा कैसा होगा, गुरु होगा, दीर्घ होगा। जैसे हम यही देख लेते हैं, ये देखिए शब्द के मध्य में हमें कै जो है वो आधा दिखाई दे रहा है। इस आधे अक्षर से पहले देखिए मात्रा देखनी है, अक्षर क्या लिखा है उसे हमें नहीं देखना, उसमें मात्रा कैसी जुड़ी हुई है वो देखना है। तो यहाँ पर क्या है, यू, यू में मात्रा किसकी है, छोटे ऊ की। अभी हमने पढ़ा था कि ह्रस्व वर्ण जो होते हैं उसके ऊपर आई लगाया जाता है, तो वैसे तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है, लेकिन इस आधे अक्षर की वजह से ये जो लघु वर्ण है ये कैसा लिखा जाएगा, गुरु दिखाया जाएगा, अर्थात उसके ऊपर हम गुरु की मात्रा लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये स्थिति है। इसी प्रकार मान लीजिए कि ये ता न होकर के तय होता और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्षय लिखा हुआ है, तो ये क्षय कैसा होता है, संयुक्त अक्षर होता है। दिखने को तो तय में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा होने से इसके ऊपर मात्रा कैसी आनी चाहिए, आई की आनी चाहिए, ह्रस्व लघु की आनी चाहिए। लेकिन इस संयुक्त अक्षर की वजह से ये जो लघु जो है वो किस रूप में बदल जाता है, गुरु के रूप में बदल जाता है। अगर ऐसी स्थिति है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ता है तो ये तो पहले से ही गुरु है और इसकी वजह, इस संयुक्त अक्षर की वजह से भी क्या है, गुरु है, तो इसके ऊपर मात्रा तो क्या आएगी, गुरु की ही आएगी। तो ये है हमारा पहला नियम, संयुक्ताक्षर वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण कैसा होता है, दीर्घ होता है, गुरु होता है। दूसरा नियम देखते हैं।
अनुस्वार एवं विसर्ग से युक्त वर्ण गुरु या दीर्घ होता है। अब देखिए, अनुस्वार एवं विसर्ग से युक्त, अगर किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा है या फिर किसी वर्ण के आगे विसर्ग लगा है तो ये दोनों ही वर्ण कैसे कहे जाएंगे? गुरु कहे जाएंगे, दीर्घ कहे जाएंगे। अगर किसी के ऊपर अनुस्वार लगा है तो उसके ऊपर हम मात्रा एस की लगाएंगे। अगर किसी वर्ण के साथ में विसर्ग जुड़ा है तो उसके भी हम एस की मात्रा ही लगाएंगे। जैसे हम यहाँ देखिए, एवं जो है इसमें वै के ऊपर क्या लगा हुआ है? अनुस्वार लगा है, तो इस अनुस्वार की वजह से हम इसके ऊपर एस की मात्रा लगाएंगे। विसर्ग की बात करें तो देखिए यहाँ पर छंद में छंद है, दै के साथ में क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है, तो इस विसर्ग की वजह से क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आधा अक्षर जो होता है वो पहले वाले के लिए काम करता है, बाद वाले के लिए काम नहीं करता। शामिल इसमें होता है लेकिन काम कहाँ करेगा? अपने से पहले वाले पे करेगा। ऐसा नहीं है कि इस आधे अक्षर की वजह से दै गुरु हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। इस आधे अक्षर की वजह से 6 गुरु होता है, और ये दै जो है वो गुरु किस वजह से हुआ है? इस विसर्ग की वजह से हुआ है। तो दूसरा नियम क्या कहता है? अनुस्वार एवं विसर्ग से युक्त वर्ण जो होता है वह दीर्घ या गुरु होता है। ये हमारा हुआ दूसरा नियम, जो कि लघु को क्या करता है? गुरु करता है। तीसरा जो नियम आता है, ए ओ ऐ औ सदैव दीर्घ होते हैं। ये जो वर्ण हैं ए ओ ऐ औ, जिनको हम मिलाकर के क्या बोलते हैं? एच प्रत्याहार बोलते हैं, एच वर्ण बोलते हैं। हम सीधा लिख सकते हैं एच वर्ण सदैव क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। अर्थात ए ओ ऐ औ ये सदैव क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। गुरु की मात्रा इन पे लगती है। तो देखिए, क्योंकि ये जो ए ओ ऐ औ जो होते हैं 2 वर्णों से मिलकर के बनते हैं। जैसे ए और ई को अगर हम गुण करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। इसी प्रकार से ए प्लस ऊ को यदि हम गुण करते हैं तो ओ होता है, और वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 मात्राएं हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? सदैव ही गुरु कहे जाते हैं। ये चाहे अकेले लिखा हो ए, या फिर अकेले लिखे हों, या फिर मात्रा के रूप में लिखे गए हों, तो ये उनके ऊपर मात्रा कैसी आएगी? गुरु की ही मात्रा आती है। तो ये हुआ हमारा तीसरा नियम कि एच वर्ण जो होते हैं ए ओ ऐ औ, ये सदैव ही क्या होते हैं? गुरु होते हैं, दीर्घ होते हैं। चौथा नियम जो आता है कि यहाँ चरण का अंतिम वर्ण आवश्यकतानुसार दीर्घ या ह्रस्व होता है। नियम तो कहता है कि आवश्यकता के अनुसार चरण का जो अंतिम वर्ण होता है वह क्या होता है? दीर्घ या ह्रस्व होता है। लेकिन हम जब लौकिक छंदों के बारे में चर्चा करेंगे तो अंतिम वर्ण जो है वो हम हमेशा कैसा करेंगे? दीर्घ ही करेंगे, चाहे वो ह्रस्व लिखा हो। हम उसको कैसा मानेंगे? अंतिम वर्ण को गुरु ही मानेंगे, दीर्घ ही मानेंगे। तो चरण का जो अंतिम अक्षर है वो कैसा मानेंगे? हम दीर्घ मानेंगे। तो ये कुछ 4 नियम हैं जिनकी वजह से मात्राओं में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अर्थात लघु मात्रा से गुरु मात्रा हमारी बनती है। ठीक है, तो ये स्थिति हुई हमारी। 4 नियम आए जो कि लघु को गुरु करते हैं। अब बात करते हैं गणों की। गण जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो देखिए, भ ज स य र त म और न। कितने हो गए? 4 और 4 8। छंदों के अंतर्गत गणों की संख्या 8 होती है। छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब ये जो गण हैं ये कैसे बनाए जाते हैं? जैसे ये क्या हो गया? भय गण, जय गण, सै गण,
ये गण, रे गण, ते गण, मैं गण और नय गण। ये गण कैसे बनते हैं? तो देखिए, या तो ऐसे याद किया जाए, भजस यर्तमन, इस तरह से याद कर सकते हैं, या फिर आपने पढ़ा भी होगा, ये माता राजभान सलगा, ये माता राजभान सलगा। ये सूत्र दिया हुआ है गणों को बताने के लिए कि गण कौन कौन से होते हैं और उन गणों पर मात्राएं कैसी होती हैं, उन गणों में मात्राएं कौन सी शामिल होती है। देखिए, हमें पता है कि मात्रा तो दो ही प्रकार की है, एक लघु की और एक गुरु की। जहाँ यहाँ तो साधारण सा नियम लगेगा कि जहाँ छोटी मात्रा दिखाई दे रही है वहाँ आई लगा देंगे, और जहाँ गुरु मात्रा दिखाई दे रही है अर्थात दीर्घ वर्ण दिखाई दे रहा है वहाँ गुरु की मात्रा लगा देंगे। तो देखिए, मात्रा लगाते हैं। पहले यहाँ किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है तो आई, आ की मात्रा है गुरु, एस, आ की मात्रा है एस, आ की मात्रा है एस, आई की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, आई की मात्रा, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, और ए की मात्रा है आई, और आ की मात्रा है और अंतिम भी है और विसर्ग से युक्त भी है। तो सारी स्थितियाँ हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। तो ये तो हमारी मात्राएं यहाँ पर साधारण रूप में लग गई। अब एक जो गण होता है उस गण में 3 मात्राएं शामिल होती हैं, या हम कहें कि 3 वर्णों से या 3 अक्षरों से मिलकर के एक गण का निर्माण होता है। 3 मात्राएं मिलकर के या फिर 3 वर्ण मिलकर के एक गण का निर्माण करेगा। तो यहाँ हम इस सूत्र से पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद इस सूत्र को भी हम जान लेंगे कि यहाँ कौन कौन सी मात्राएं शामिल होती हैं। तो देखिए, जहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, जिस अक्षर से प्रारंभ करते हैं वही उस गण का नाम होता है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ये, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये गण हो गया। अब देखिए, ये गण में मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? 3 मात्राएं करने हैं, तो इसका मतलब हम 3 के क्या बना लेंगे? ग्रुप बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या आया? आई, एस और एस, ये स्थिति बनी। उसके बाद हम चलते हैं मैं पे, ये कौन सा गण बन गया? मैं गण। फिर हम 3 के ग्रुप बनाएंगे, तो देखिए तीनों में क्या आया? तीनों में ही गुरु की मात्रा आती है। फिर हमने शुरू किया तय से, तो ये कौन सा गण हो गया? तय गण। और तय गण में देखिए क्या क्या शामिल होते हैं? एस, एस और आई शामिल होता है। फिर बात करें रे गण की, तो रे गण की बात करेंगे तो देखिए कौन कौन सी मात्राएं? एस, आई और एस शामिल हुआ। उसके बाद हम जय गण की बात करें, जय गण की बात करेंगे तो ये शामिल क्या क्या होती है मात्राएं इसमें? आई, एस और आई। उसके बाद क्या है? भय, तो ये कौन सा गण हो जाएगा? भय गण। तो भय गण में देखिए 3 में कौन कौन सी मात्राएं हैं? एस, आई शामिल होती है। फिर क्या है? नय गण। नय गण में कौन कौन सी मात्राएं शामिल होती हैं? देखिए तीनों ही क्या हैं? लघु हैं, तीनों ही क्या हो जाएंगी? आई हो जाएंगी। उसके बाद क्या है? सय गण, और सय गण में क्या आता है? आई, एस, 3 मात्राएं हैं आई, एस। अब देखिए, अब ये 2 वर्ण बच गए, गण तो हो नहीं सकता क्योंकि गण के लिए तो 3 वर्ण चाहिए। तो इसमें यहाँ जो लय लिखा है, इस लय का मतलब क्या होता है? लघु, और गय जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? गुरु। तो अंत में क्या बचता है? एक लघु भी बचता है और एक गुरु भी बचता है कुछ छंदों के अंतर्गत। तो ये स्थिति है, ये हमारे गण तैयार हो गए। ये माता राजभान सलगा, इस सूत्र की सहायता से कि जहाँ से हम प्रारंभ करते हैं वही उस गण का नाम होता है, और एक गण में 3 मात्राएं या 3 वर्ण काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम 3 के ग्रुप बनाते हुए चलते हैं और हमारे सारे जो गण हैं उनकी जो मात्राएं हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। या हम कहें कि भजस यर तमन, इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए इनकी मात्राएं कैसे निकालें बिना इस सूत्र की सहायता से। तो देखिए हम शुरुआत क्या करते हैं? बड़े से शुरुआत करते हैं। तो बड़े से शुरुआत करेंगे, हमें पता है कि 3 ही अक्षर होते हैं, 3 ही मात्राएं होती हैं। तो एक पहले वाले को गुरु कर दीजिए, बाकी दोनों को क्या कर दीजिए? लघु कर दीजिए। इस बार बीच वाले को गुरु कर दीजिए और यहाँ दोनों को लघु कर दीजिए। अब अंतिम को गुरु कर दीजिए और दोनों को लघु कर दीजिए। उसके बाद
हमने गुरु से शुरुआत की थी, अब हम कहाँ से शुरुआत कर दें? लघु से शुरुआत कर दें। पहले वाले को लघु कर दिया, दोनों को गुरु कर दिया, दूसरे को लघु कर दीजिए, दोनों को गुरु कर दीजिए, और तीसरे को लघु कर दीजिए, बचे हुए को दोनों को गुरु कर दीजिए। फिर हमने शुरुआत कहाँ से की थी? गुरु से, तो तीनों को गुरु कर दो, और ख़त्म कहाँ पे हुआ? लघु से, तो तीनों को क्या कर दीजिए? लघु कर दीजिए। तो देख लीजिए दोनों मात्राएं जो हैं वो एक जैसी ही आती हैं। तो या तो हम वजस्य अर्थमन इस प्रकार से याद कर सकते हैं, या फिर ये माता राजमान सलगा, इस प्रकार से भी हम गणों का निर्माण कर सकते हैं, उनकी मात्राओं के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो ये स्थिति थी गणों की और उनकी मात्राओं की। एक शब्द आता है यति, या हम उसको क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। कि ये क्या होता है यति, या फिर हम क्या कहें? विराम। यति जो वह होती है कि छंदों में अत्यधिक रोचकता लाने के लिए जो थोड़े समय के लिए रुका जाता है, अल्प विराम लिया जाता है, वही क्या कहलाती है? यति कहलाती है, विराम कहलाता है। जहाँ छंदों के मध्य में हम बीच में कोमा लगा करके दिखाते हैं, तो इस कोमा का मतलब क्या होता है? अल्प विराम होता है। इसी को संस्कृत में छंदों के अंतर्गत क्या कहा गया है? इसी विराम को यति कहा गया है। तो छंद में या पद्य का उच्चारण करते समय उस पद्य में रोचकता लाने के लिए जो थोड़े समय के लिए रुका जाता है, अल्प विराम लिया जाता है, वही क्या कहलाती है? यति कहलाती है। तो इस प्रकार से यह कुछ जो हमारी स्थिति थी छंद को लेकर के, जो सामान्य परिचय था वो इस प्रकार से है कि छंद जो हैं वो वैदिक और लौकिक दोनों ही समय में काम में लिए जाते हैं। वैदिक छंदों में 7 छंद होते थे, गायत्री, औषणिक, अनुष्टुप, वैरति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। उसके बाद लौकिक छंद की बात करें तो लौकिक छंदों में आचार्य पिंगल हुए हैं, जिन्होंने छंद के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की है, और उनकी रचना जो है वो कौन सी है? छंद है, सूत्रम है। और कालिदास ने भी एक छंद से संबंधित रचना लिखी थी जिसका नाम था श्रुतबोध, जिसके आधार पर ही हम इन 8 गणों की बात करते हैं। श्रुतबोध में ही इन 8 गणों के बारे में बताया गया है। लौकिक छंद जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, वृत्त होता है, जाति होता है। वृत्त को वर्णिक छंद कहते हैं, जाति को मात्रिक छंद कहते हैं। वृत्त या वर्णिक छंद जो होता है वह पुनः 3 प्रकार का होता है, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषमवृत्त होता है। समवृत्त का मतलब जहाँ चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान हो, समवृत्त। जहाँ पहले और तीसरे चरण में वर्णों की संख्या समान हो और दूसरे और चौथे चरण में वर्णों की संख्या समान हो, तो वो अर्ध समवृत्त कहलाता है। और जहाँ चारों चरणों में वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, अलग होती है, वह हमारा विषमवृत्त छंद कहलाता है। उसके बाद हमने गणों की बात की, मात्राओं की बात की कि लघु वर्ण और गुरु वर्ण किस प्रकार से है, अर्थात लघु मात्रा कैसे लगाई जाती है, गुरु मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है। उससे संबंधित कुछ लघु वर्णों को हम गुरु कर देते हैं, अर्थात ह्रस्व जो वर्ण होते हैं उसको हम दीर्घ कर देते हैं, उनके ऊपर गुरु की मात्रा लगा देते हैं। वास्तव में वह मात्रा उस पर कैसी होती है? लघु की होती है। तो वो कुछ परिवर्तन थे, कुछ नियम थे, 4 नियम थे। वो 4 नियम थे कि संयुक्त अक्षर वर्ण से पूर्ववर्ती जो वर्ण होता है वह सदैव ही गुरु होता है। दूसरा नियम था अनुस्वार और विसर्ग से युक्त जो वर्ण होते हैं वो सदैव ही गुरु होते हैं। तीसरा नियम था ए, ओ, ऐ, औ अर्थात एच वर्ण जो होते हैं वो सदैव ही गुरु लिखे जाते हैं। और चौथा नियम था कि चरण का जो अंतिम पद वर्ण होता है वह सदैव ही कैसा होता है? गुरु होता है। तो ये कुछ सामान्य परिचय था। अब हम थोड़ा सा उदाहरणों के माध्यम से इन मात्राओं को लगाना सीख लेते हैं, क्योंकि मात्राएँ जो होती हैं यदि हमें आ जाती हैं तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि उसमें छंद कौन सा है। क्योंकि जब हम मात्रा लगाएंगे उसके बाद हम गण बनाएंगे तो उन गणों के आधार पर ही हम छंद का पता लगा सकते हैं। क्योंकि वर्ण तो है वो समान हो सकते हैं, जैसे इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, 11-11 वर्ण होते हैं। उपजाति है उसमें भी 11 वर्ण होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी बन जाती है कि यहाँ कोई भी पद्य है तो उसमें इंद्र वज्रा है कि उपेंद्र वज्रा है कि उपजाति है, कौन सा है। तो उसका सटीक निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं? गणों का निर्माण करते हैं। लेकिन गण कब बनेंगे? जब हमने मात्राएं सही लगाई हों, तो उसी के आधार पर हमारे गण तैयार होते हैं। तो पहले कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम मात्राओं को लगाना सीख लेते हैं, जिसमें सारे नियम जो है हमारे शामिल हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे लिखता हूँ मैं, से भवतु बहुमान्यः। एक पंक्ति लिखी हुई है,
हमें इसके ऊपर क्या करना है, केवल मात्र मात्राएं लगानी है। देखिए मात्रा लगाने के लिए ऐसा नहीं कि एक शब्द खत्म हो गया तो फिर नियम बदल गए, ऐसा नहीं है। हम लगातार ये देखते चलते हैं कि आगे उसके कौन सा वर्ण है, कहीं संयुक्त अक्षर तो नहीं जिसकी वजह से पहले वाला क्या हो रहा हो, गुरु हो रहा हो। तो देखिए मात्रा लगाते हैं। सबसे पहले हम अक्षर नहीं देखेंगे, हम मात्राएं देखेंगे कि मात्रा कौन सी लगी हुई है। यहाँ किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। ए कैसा होता है, ह्रस्व होता है, इसका मतलब आई। ए की मात्रा है इसलिए आई, ए की मात्रा है इसलिए आई, छोटे ऊ की मात्रा इसलिए आई, ए की मात्रा है इसलिए आई, छोटे ऊ की मात्रा इसलिए आई। आ की मात्रा है पहले से गुरु है, एस होगा और आगे आधा अक्षर भी है, इसकी वजह से भी है, तो ये कैसा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ये ए की मात्रा है लेकिन विसर्ग से युक्त है और अंतिम भी है, इसलिए कैसा हो जाता है, गुरु हो जाता है। तो ये तो साधारण सा हुआ। और देखिए आगे, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानु, मेघमाश्लिष्ट सानु। तो देखिए इसके ऊपर मात्राएं लगाते हैं कि किस प्रकार की मात्राएं यहाँ पर लगेगी। मात्रा को देखते हैं। सबसे पहले क्या है, आ की मात्रा है, आ की मात्रा होने से क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। फिर आ की मात्रा है, गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा है, आई होना चाहिए, लेकिन देखिए आगे क्या है, आधा अक्षर है। इस आधे अक्षर की वजह से ये ए कैसा बन जाएगा, गुरु बन जाएगा। इसका काम यहाँ खत्म हो गया। फिर देखिए ए की मात्रा है, ए की मात्रा है, लघु होना चाहिए, लेकिन आगे क्या देखिए, फिर प्र का मतलब पै और रे मिलकर के आधा अक्षर है यहाँ पे, इसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो प्र में पै और रे होता है, तो पै तो यहाँ काम आ गया जिसकी वजह से गुरु हो गया। अब क्या बच गया यहाँ पे, केवल रे बच गया। तो रे में किसकी मात्रा, ए की, तो ए की मात्रा होने से लघु। ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, छोटे ई की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा, ए सदैव कैसा होता है, गुरु, ए सदैव गुरु होता है। ए की मात्रा लघु, आ की मात्रा आगे आधा अक्षर भी है इसलिए पहले से गुरु है। फिर छोटी ई है लेकिन क्या है, आगे आधा अक्षर है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, गुरु। ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, छोटे ऊ की मात्रा है लघु होनी चाहिए लेकिन अंतिम वर्ण है, अंतिम होने की वजह से क्या हो गया, गुरु हो जाता है। तो इस प्रकार से आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानु, इसके ऊपर इस प्रकार की मात्राएं इसमें शामिल होती है। एक भी मात्रा यदि अलग हो जाती है तो हमारा छंद बदल जाएगा, तो इसलिए मात्राएं लगानी हमें अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद देखिए कक्षा, कक्ष, ज्ञान वितरण, केंद्रमस्ति। कक्षा, कक्ष, ज्ञान वितरण, केंद्रमस्ति। इस प्रकार से देखिए अब हम मात्रा लगाते हैं। ए की मात्रा है, आई होना चाहिए लेकिन क्या है आगे, संयुक्त अक्षर क्ष, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, गुरु। फिर क्या बच गया, आ की मात्रा, आ की मात्रा होगी तो गुरु। ए की मात्रा है लेकिन फिर संयुक्त अक्षर है इसलिए ये गुरु। ए की मात्रा बच गई यहाँ पर, लेकिन फिर देखिए ज्ञा आ गया सामने, वो भी संयुक्त अक्षर है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, गुरु। आ की मात्रा बची यहाँ पर, गुरु। ए की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है लघु, ए 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 की मात्रा है पहले से गुरु है और आगे आधा अक्षर भी है, फिर आधा अक्षर, दो आधे अक्षर है, उसकी वजह से भी क्या हो गया, गुरु। ए की मात्रा बची यहाँ पर लघु, ए की मात्रा है लेकिन क्या है आगे आधा अक्षर है इसलिए गुरु। छोटी की मात्रा है, लघु होना चाहिए लेकिन क्या है, अंतिम है, इसलिए क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। तो इस प्रकार से संयुक्त वर्णों को हमें ध्यान में रखते हुए इन मात्राओं को लगाना होता है। एक और देख लीजिए, अर्थो ही कन्या परकीय एव, अर्थो ही कन्या परकीय एव। अब यहाँ देखिए ए की मात्रा है, लेकिन देखिए ये ऊपर जो रे होता है ये भी तो क्या होता है, आधा होता है। ये पहले लिखा जाता है, जिस अक्षर के ऊपर होता है उस अक्षर से पहले लिखा जाता है, और पहले आधा अक्षर होगा तो वो यह अपने से पहले वाले को क्या करेगा, गुरु करेगा। तो ए इसके बाद क्या है, आधा अक्षर है, इसलिए ये क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा होने से क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा।
छोटी की मात्रा है लघु, छोटी ए मतलब ए की मात्रा है लेकिन आगे क्या है आधा अक्षर है इसलिए गुरु। आ की मात्रा है इसलिए गुरु। ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु। बड़ी की मात्रा है इसलिए गुरु। ए की मात्रा लघु, ए हमेशा गुरु होता है। और वह ए की मात्रा है लेकिन अंतिम है इसलिए क्या हो जाता है गुरु हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ पंक्तियां हमने लिखी, उदाहरण के रूप में लिखी, और उनमें छंद से संबंधित जो नियम हमने पढ़े थे वो सारे नियम उसमें शामिल हो जाते हैं। तो उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होता है, इन सब के ऊपर मात्राएं लगानी होती है। और जैसे ही मात्राएं बन जाती है तो हम क्या करते हैं, फिर उनके गण बनाते हैं। और गण बनाने के लिए क्या करते हैं, 3-3 के ग्रुप हम उसमें बनाते हैं। 2 बच जाते हैं वो अलग से, 2 गुरु बच गए तो 2 गुरु हो जाएंगे। इसी प्रकार से अलग अलग हम इनके ग्रुप बना लेते हैं। तो ये स्थिति होती है कि मात्रा लगा करके उनका गण तैयार करना। और फिर हम पता करते हैं कि ये जो गण होते हैं ये कौन कौन से हैं, है ना। मैं गण है, जय गण है, नय गण है, जो भी है, तो वो उन गणों को उसी क्रम के आधार पर हम पता करते हैं कि इसमें कौन सा छंद होता है। तो आज की क्लास में हमने BA पार्ट 2 संस्कृत के अंतर्गत जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको लेकर के हमने चर्चा की, जाना कि कौन कौन सी पुस्तकें हमारे सिलेबस में शामिल की गई हैं। और उसके पश्चात हमने छंद का जो हमारा टॉपिक है उसको प्रारंभ किया। उसकी बेसिक जो जानकारी है, जो बेसिक नियम है उस छंद के, उनके ऊपर हमने चर्चा की है। अगली कक्षाओं में हम जो अनेक छंद हैं हमारे, अनुष्टुप, आर्या, इंद्र, वज्र आदि जो हमारे छंद हैं उनके लक्षणों को लेकर के चर्चा करेंगे। उदाहरण सहित हम उनको सिद्ध करेंगे कि इसमें कौन सा छंद है। तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।